हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। तो जो जो लोग आ गए हैं अभी एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग आ गए हैं और मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर है। यस, दीपांशु। ये क्वेश्चन मार्क। ओके। हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आज आप लोग के साथ ये मेरी फर्स्ट क्लास है और बैच तो 15 तारीख से शुरू हो चुका है। एंड साकिब सर इसमें क्लास ले रहे थे अभी तक। वैसे आप लोगों के बारे में साकिब सर से मैंने पूरी जानकारी ले ली है। अच्छा, ये बच्चे बोल रहे हैं सर, जीएस के बैच में आप कैसे आ गए?
हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन था, एक्चुअली मेरा बैच नहीं था, इट वाज सम कंफ्यूजन, बट कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे आ गए हैं तो फिर शुरू करते हैं, राइट? ओके, चलो। So I told you yesterday also, next class I'll be taking on Monday, but because of some reason I'm here again. So whatever it is, कल हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट किया था उसका नाम क्या था? वो प्रीफेस था, उसका नाम था प्रियम्बल, राइट? ओके, नाउ आई एम गिविंग यू ऑल ऑफ यू, जितने लोग भी अभी यहाँ पे हैं, सभी लोगों को मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि इन शॉर्ट आपने प्रियम्बल को क्या समझा, वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में लिखिए। पूरा प्रियम्बल जो हमने कल के क्लास में पढ़ा था उसको इन शॉर्ट आपने क्या समझा, वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो भी आपको कल के पूरे क्लास में समझ में आया, एक शब्द तो समझ में आया, तो वो जो एक शब्द आपको समझ में आया वो लिखिए। 3-4 शब्द समझ में आया तो वो लिखिए। इन शॉर्ट आपको जो समझ में आया वो लिखिए। आई विल गिव यू सम हिंट। अगर आपको व्हाट इज प्रियम्बल ये समझ में आया तो आप ये लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको ये समझ में आता है कि हु गेव द कॉन्स्टिट्यूशन, इतना सारा पावर, तो ये लिखिए। दीपांशु साहू ने लिखा है SSSDR, वेरी गुड। उनको समझ में क्या आया? नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, यानी कि भारत कैसा है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट, बाकी सभी लोग लिखिए। अगर आपको ये समझ में आया कि हमने संविधान को कब अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949, तो वो लिखिए। की एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड मुकुल। तो जिसको जो समझ में आया वो सब लिखो, कोई भी एक वर्ड लिखो। समरी समझ में आया तो वो लिखो, वॉट एवर यू अंडरस्टूड। हम भारत के लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिला, ठीक है? वी द पीपल से पावर मिला, ठीक है? ओके, सो दैट वाज द प्रियम्बल। ओके, नाउ आफ्टर द प्रियम्बल, वैसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए है वो है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। भारत के नागरिक होने के नाते आपको वो कौन कौन से मौलिक अधिकार मिलते हैं? नंबर 1। नंबर 2, अगर आप भारत के नागरिक नहीं भी है, माने क्या? कोई इंसान फ्रेंड्स से, यूएस से इंडिया में घूमने आया है, सिर्फ घूमने आया है, क्या उसको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिया जाएगा, हाँ कि ना? क्वेश्चन। तीसरा, मान लो अभी देश में इमरजेंसी लागू कर दिया जाता है, तो क्या ये मौलिक अधिकार तभी भी रहेंगे, हाँ कि ना? अगर रहेंगे तो कौन कौन से मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो इमरजेंसी के समय पे रहेंगे और कौन कौन से ऐसे हैं जो इमरजेंसी के समय में हट जाएंगे? जो स्टेटमेंट मैं आपको टॉपिक से पहले बता रही हूं वहां से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। एग्जाम्पल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी कैंसल्ड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी? इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो इमरजेंसी के समय में भी खारिज नहीं किया जा सकता है? ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स पे आने से पहले दो टॉपिक हमारा रह जाता है जिसके लिए हमने पूरे इंडिया को एज अ कंट्री इमेजिन किया था। नंबर 1 टॉपिक इज यूनियन, excuse me, and its territories. Union and its territories. If I ask you a question, यहां से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम पर्पस के लिए? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन से पार्ट में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए सभी लोग, फर्स्ट क्लास में हमने देखा था, आंसर क्या हो जाएगा? कौन से पार्ट में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज? फर्स्ट क्लास पार्ट 1 में है। आर्टिकल्स, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक है। कोई आर्टिकल 1 से लेके 4 तक एग्जाम में आ सकता है क्या? क्योंकि आप प्रैक्टिकली 550 आर्टिकल्स नहीं पढ़ सकते हो। तो कोई ऐसा है क्या जो यहां से पूछा जा सकता है 1 2 3 4 में से? हाँ, आर्टिकल 1 पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 1 कौन सा है, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये क्या है? आर्टिकल 1 कहता है व्हाट इज इंडिया,
प्रियम्बल क्या कहता था? हाउ इज इंडिया, व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टेट, ये कहता था। तो क्या कहता था? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये कहा था। अब देखिए आर्टिकल 1 क्या कहा जा रहा है? यहां पे कहा जा रहा है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड को और ये कर दिया जाए और थोड़ा सा मैक्सिमम अगर कर सकते हैं तो आर्टिकल 1 क्या कह रहा है? इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे भारत के कितने नाम हैं? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, कौन कौन से नाम है जो सही है? कितने नाम है? कितने नाम है भारत के, बताओ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है 2 नाम है, इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया हो गया और भारत हो गया, ये क्लियर है सबको? इसीलिए बाबा रामदेव के प्रोडक्ट में क्या, मेड इन भारत। यस, ओके, सो इंडिया दैट इज भारत, ये आर्टिकल आपको पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिए, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये नहीं कहा गया है कि इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये कहा गया है कि फेडरेशन, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फेडरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या गया है? यूनियन, यानी कि हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय है ना, कि वन यूनियन है। इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, सभी स्टेट्स को मिला के वन यूनिट, यूनियन, अखंड भारत जिसे आप कहते हो। यू कैन नॉट कट इट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। इसीलिए कोई एक स्टेट अलग होके अगर जाना चाहता है, तुम्हें मार पीट के अपने साथ रखेंगे पर अलग नहीं होने देंगे, बिकॉज यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 2, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 यहाँ के अंदर रहने वाले लोग, यहाँ के अंदर रहने वाले लोग यानी कि कौन, या फिर कुछ लोग जो यहाँ के अंदर नहीं रह के बाहर भी रहते हो, उनको हम कहते हैं सिटीजन। और उनके लिए नेक्स्ट आर्टिकल है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से लेके 11। आर्टिकल 5 से लेके 11 पार्ट 2 डील्स विथ सिटीजनशिप, नागरिकत्व जिसे आप बोलते हैं, जिसके लिए अभी डिबेट चल रहा है कि पड़ोसी देशों में से जो भी कोई हिंदू है, जो भी कोई मुसलमान है, जो भी कोई सिख है, जो भी कोई बुद्धिस्ट है, जो भी कोई जैन है, इसमें से मुसलमान को हटा दो, बाकी सभी लोगों को हम लोग क्या करेंगे? हिंदू, सिख, जैन, माइनॉरिटी जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आसपास वाले, उनको हम इंडिया में सिटीजनशिप देंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016, यस। तो डिबेट क्या हो रहा है, स्पेशली व्हाट इज हैपनिंग इन असम? डिबेट क्या हो रहा है? डिबेट ये हो रहा है कि अगर हम इधर सेक्युलर वर्ड लगा रहे हैं, तो फिर आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि आप मुसलमान को नहीं दोगे, बाकी सबको दोगे? जो बांग्लादेशी है वो बांग्लादेशी है, भले वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। बट देन देयर इज अनदर थिंग कि नहीं, ह्यूमैनिटी वहां उनके साथ जालूदगी हो रहा है, तो चलो लेट अस गिव दैट। सो दैट इज द डिबेट। हम डिबेट में नहीं एंटर कर रहे, हम सिर्फ एक चीज आपको बोल रहे, दैट इज देयर कैन बी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट आस्किंग यू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016 के बारे में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि ये जो है, ये जो भी आपका चेंजेस है या फिर जो सिटीजनशिप है वो कौन से पार्ट में है, वो कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, अदरवाइज पूरे इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो है आपका सिंगल सिटीजनशिप। किस तरीके का सिटीजनशिप है? पूरे भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि आप सभी लोग अलग अलग स्टेट्स में रहते हो, अलग अलग स्टेट्स में आपके पास अलग अलग पैन कार्ड होता है, तो इस पैन कार्ड अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप? ये यूपीएससी क्वेश्चन था इनडायरेक्टली 2016 का, ये क्वेश्चन है, आई टेल यू द क्वेश्चन। तो क्या पैन कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है? नहीं। तो 2017 का यूपीएससी क्वेश्चन की जो आधार कार्ड है, आधार के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट आधार? नंबर 1, इट इज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, सिटीजनशिप का प्रूफ है कि नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। सो
नंबर 2 बायोमेट्रिक एक्सेस से रिलेटेड कुछ था। नंबर 3 आप इसको विड्रॉ कर सकते हो कि नहीं। नंबर 4 ये कौन कौन से डिजिट्स, इसमें कितने डिजिट का ये नंबर है, ऐसा कुछ। फिर ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 1 2 कौन कौन सा सही है। तो आपको जो स्टेटमेंट वहां से पकड़ना था वो ये है कि क्या आधार, इस आधार अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, हाँ कि ना, यस और नो। सबके पास है आधार कार्ड? देखो बताओ, आधार सिटीजनशिप का प्रूफ है? आधार सिटीजनशिप का प्रूफ है? नहीं है, नहीं है। सब गलत, सब गलत, इंक्लूडिंग कैमरा टीम, सब गलत। आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हो गया ना सबका गलत? ठीक है। सो यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो उधर भी 1 2 3 4 में से जो पकड़ना था वो इसी पॉइंट को पकड़ना था कि दिस इज नॉट करेक्ट, 1 इज नॉट करेक्ट। आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। क्या आपका वोटर आईडी सिटीजनशिप का प्रूफ है? वोटर आईडी है? हाँ, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, लेकिन आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है। तो ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है बस, और कुछ नहीं। अ पर्सन brought down to a number but it is not a proof of your citizenship। क्लियर हो गया सबको? तो यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, दो चीजें और। सिटीजनशिप पाने के टोटल 5 तरीके हैं। देयर आर 5 थिंग्स यू कैन डू। ठीक है, और यू कैन से 5 वेज जिसके तहत आपको सिटीजनशिप मिल सकता है। एक तो आप बाय बर्थ पैदा हो गए हो किसी देश में, यहाँ पैदा ही हुए इसमें, है ना, भारत में पैदा। जैसे हम सब लोग क्या है, बाय बर्थ हम लोग यहीं पे पैदा हुए, तो हम सब लोग सिटीजनशिप, सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। सही? ठीक है। दूसरा, कोई पूर्वज वगैरह अगर यहाँ पे रहते थे, फिर आप मान लो कहीं और चले गए हो, तो इन सब से रिलेटेड हो सकता है। अच्छा, एक चीज, जिन्ना हाउस, जिन्ना हाउस कंट्रोवर्सी सुना? या फिर दिक्कतें कहां कहां से आ जाते हैं। देखो, अभी हमारे यहाँ पे ना फ्रेश पार्टीशन हुआ है, हिस्ट्री में ज्यादा साल नहीं है पार्टीशन, ये पार्टीशन, राइट। तो फ्रेश पार्टीशन हुए हैं, अभी मार्कर सही होगा, है ना? ठीक है। मान लीजिए आपका एक प्रॉपर्टी यहाँ पे था, ठीक है, लेकिन आप इस XYZ वॉर के समय में इनसिक्योर फील कर गए, या फिर जो भी आपका रीजन था, आपको लग रहा था कि आपको अब देश छोड़ देना चाहिए, आपको लगा कि आपको बाहर जाना चाहिए, या फिर पार्टीशन से पहले आपने सोचा कि मुझे उस तरफ जाना है, तो आप उधर चले गए। ठीक है। अब आपका प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे रह गया, तो ये प्रॉपर्टी किसको जाएगा? ये प्रॉपर्टी अब किसको जाएगा? ये प्रॉपर्टी हो सकता है इन्होंने अपने बेटी के नाम किया हो सकता है अपने बेटे के नाम किया गवर्नमेंट के पास जाए जरूरी है? हो सकता है बेटा बेटी के नाम किया हो। ठीक है। अब दिक्कत क्या आया था, जिसका प्रॉपर्टी है वो तो बाहर चला गया, लेकिन अब प्रॉपर्टी जो है वो अब तो इनके नाम पे है, और ये जो है ये सिटीजन है। ठीक है। इन्होंने मान लो अपने बहन के नाम किया था, और बहन वाज अ सिटीजन, बट वो भी किसी बाद में फिर कभी उधर चली गई। सो दैट वाज द कंट्रोवर्सी। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पे, तो आप उसको जाके एक बार देख सकते हो। यू विल अंडरस्टैंड कि ये एनिमी प्रॉपर्टी या फिर जो प्रॉपर्टी से कंट्रोवर्शियल जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में आपको उधर समझ में आ जाएगा। ठीक है। कुल मिला के बात ये कि सिटीजनशिप पाने के टोटल आपके पास 5 तरीके। कोई भी चीज पाना जो है वो मुश्किल होता है, लेकिन उसको निभाना और भी मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप जाने के, चले जाने के सिर्फ 3 तरीके हैं, 3 वेज। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, इंडिया के केस में अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया,
ठीक है, अगर आपके पास भारत का नागरिकत्व है देन यू कैन नॉट होल्ड अ सिटीजनशिप ऑफ समवेयर एल्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इंडिया का पासपोर्ट है तो मैं साथ ही साथ किसी और देश का भी पासपोर्ट नहीं होल्ड कर सकती, राइट? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स। व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स क्या होता है? ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स, ये सब राइट्स क्या होता है? देखो, ह्यूमन राइट्स बाय बर्थ आपको जो मिला है वो आपका ह्यूमन राइट है, पैदाइशी जो आपको राइट मिला है, ठीक है? पैदाइशी क्या राइट मिला है? कुछ राइट है ऐसा जो पैदाइशी मिला हो? ऐसा कुछ है? जन्म के साथ ही मिला है? जीने का अधिकार, वेरी गुड। तो जीने का अधिकार जो है, सबको जो जीने का अधिकार है वो सिर्फ एक संविधान के हिसाब से एक मौलिक अधिकार ही नहीं है, वो अदरवाइज भी आपका एक अधिकार है, ठीक है? नाउ से कैसे याद रखोगे? वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में नहीं समझ में आएगा, अभी समझ लो, बाद में नहीं समझ में आएगा, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स पार्ट कौन सा है? सबसे पहले पार्ट बताइए, कौन सा पार्ट है? एवरीबॉडी सब बताओ कौन सा पार्ट है? सबसे पहले यूनियन ऑफ इंडिया, फिर उसके अंदर रहने वाले लोग यानी कि सिटीजन्स, और उसके बाद उनके हाथों में फंडामेंटल राइट्स। तो क्या हुआ? पार्ट मिला सबको? पार्ट 3। नेक्स्ट, एक ही कॉपी मेंटेन करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा रेफर करने के लिए, जैसे पलट के देखने के लिए। आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 मिला सबको? 12 to 35 आर्टिकल 12 से लेके 35 लिखा था ना? 12 से लेके 35। अब कैसे याद करेंगे इतने सारे आर्टिकल? सबसे पहले आप जिन अधिकारों के बारे में बात करने जा रहे हो वो अधिकार कहां पे लागू होंगे, ठीक है? तो नंबर 12, आर्टिकल नंबर 12, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट का डेफिनेशन। आर्टिकल नंबर 13, स्टेट का, अच्छा बाय द वे अभी आते हैं उस पर, पहले आप इसको लिखिए। नंबर 13, लॉ इन कॉन्सिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? अब इसको समझते हैं। नंबर 12, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि ये जो अधिकार के बारे में जो मैं बात कर रही हूं, ठीक है, ये जो अधिकार आपको देने जा रहे हैं वो कहां पे देने जा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, ठीक है? सब लोग गवर्नमेंट में क्यों काम करना चाहते हैं? सब लोग गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं, हाँ कि नहीं? सब लोग गवर्नमेंट में क्यों काम करना चाहते हैं? व्हाई नॉट प्राइवेट? फॉर एग्जाम्पल, सम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है? ओके, किसी प्राइवेट कंपनी में आप काम कर रहे हो, उसने आपको दिया हुआ है रहने के लिए क्वार्टर्स कि यहाँ पे आप रहो, ठीक है? उन क्वार्टर्स में उसने एक रूल बनाया है। रूल क्या है भाई साहब? कि आप मटन चिकन अंदर नहीं बना सकते हो, अंदर नहीं खा सकते हो। क्या ये प्राइवेट कंपनी ऐसा कर सकती है कि आप मटन चिकन अंदर नहीं खा सकते हो? हाँ कि ना? कर सकती है प्राइवेट कंपनी? नहीं कर सकती है? कर सकती है। एग्जाम्पल बाद में देंगे, बट ऐसा कर सकती है, यस? या फिर मान लो इस प्राइवेट कंपनी ने होली पे तो छुट्टी दिया बट ईद पे नहीं दिया, क्या आप बोल सकते हो मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है ना? सो यहां पे थोड़ा ये सब आपको, या फिर अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे भी, पहली बात तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो क्या? हाँ कि नहीं?
जा सकते हो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास। सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना। मनु देखो, नहीं जा सकते, हाँ नॉर्मल केसेस में आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे, बट फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स है जो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। एंड लुक एट द ब्यूटी, ये राइट्स अगर आपके वायलेट होते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हो। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, एंड आप डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। आर्टिकल 226। लेकिन अगर ये राइट्स स्टेट ने वायलेट किया तब बहुत आसान हो जाएगा, और अगर ऐसा कोई रूल स्टेट ने बनाया तब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, पहली बात तो ये कानून जो है वो स्टेट बना ही नहीं सकता। तो इधर स्टेट का मतलब क्या है? इधर स्टेट का मतलब हो गया कोई भी लॉ मेकिंग बॉडी, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट, भले ही वो पार्लियामेंट हो या फिर भले ही वो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, भले ही लोकसभा हो भले ही राज्यसभा हो, नंबर 1, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हो, या फिर आपने सुना है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का ये प्रोजेक्ट है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, या फिर गवर्नमेंट से इतने सालों का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। पीएमकेवीवाई, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पीएमकेवीवाई का प्रोजेक्ट करवा रहा है गवर्नमेंट के बिहाफ में, सुना है, देखा है ना। वो भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। वैसे तो कोई नहीं कर सकता है, बट स्टेट अगर वायलेट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सोल्यूशन का रिट इशू कर देगा। वो सब समझेंगे अभी क्या होता है, रिट इशू कर देगा। ठीक है, तो नंबर 1 स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। नंबर 2 लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट, यानी कि क्या? एक ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट के साथ साथ नहीं जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक कानून क्या है कि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी खाऊं, मैं कुछ भी करूं। दूसरा कानून इधर क्या था? मान लो यही गवर्नमेंट बॉडी है, अब स्टेट का एग्जाम्पल दो, मान लो स्टेट है, कोई एक स्टेट है, या फिर कोई एक स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है, या फिर पार्लियामेंट है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसने एक ऐसा कानून बनाया, जिसने एक ऐसा कानून बनाया, क्या बनाया? कि आप सब लोग, सभी भारतवासी आज से शाकाहारी बन जाएंगे। या फिर अगर मैं कहूं कि कल से कोई पूजा पाठ नहीं होगा, या फिर अगर मैं कहूं 6 से 14 साल के बच्चे अब फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, जितने भी लोग इस स्टेट में रहते हैं, या फिर जितने भी लोग भारतवर्ष में रहते हैं, या फिर जितने भी लोग कहीं भी रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल XYZ, 6 से 14 साल के बच्चे भी अब फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं। क्या मैं ऐसा एक नया कानून ला सकता हूं, हाँ कि नहीं? आगे चल के आप देखेंगे कि ये सभी कानून फंडामेंटल राइट्स जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, उनके साथ साथ नहीं जाता है। एक कुछ और बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है। तो ऐसे सभी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के रास्ते नहीं जा रहा है, उससे टकरा रहा है, लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विथ, कलेश हो रहा है दोनों के बीच, तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा? सच ए लॉ दैट इज इनकॉन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट के साथ साथ नहीं जा रहा है, इनकॉन्सिस्टेंट है, सच ए लॉ विल बी नल एंड वॉइड। नल यानी कि गोला, वॉइड यानी कि खारिज। ऐसे लॉ को, ठीक है, इट विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक, अब जो हमने बेस बनाया कि स्टेट का डेफिनेशन क्या है फंडामेंटल राइट्स के साथ, लेकिन फंडामेंटल राइट्स आखिर है क्या? कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है? आप क्या क्या कर सकते हो इस बाउंड्री में रह के, और क्या क्या नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक सुंदर सी लड़की चली जा रही है ना, सड़क पे, बढ़िया सी एकदम, वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल, है ना, और आपने बोल दिया, और कहाँ जा रही हो? कैन यू डू दैट? यस और नो? कर सकते हो? या फिर सीटी मार दिया, कर सकते हो? क्यों? कौन से आर्टिकल के तहत गलत हो जाएगा?
तो अब इसको देखते हैं। इस पूरी चीज को याद रखने के लिए सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर अ सीक्वेंस, जैसे मैथ्स में याद रखते हो ना, 4 2 4 2। ठीक है, ठीक है। पॉक्सो एक्ट नहीं, दैट इज अ बिट डिफरेंट। जब आप नाबालिग के साथ कोई भी छेड़छाड़ी में अगर इन्वॉल्व होता है ना, दैट इज द एक्ट, और उसमें से फिर आपका बेल वगैरह इज वेरी मुश्किल, है ना। 4242 सीक्वेंस क्या है, 4242। ठीक है, याद रहेगा सबको। 4 से 1 ज्यादा क्या होता है, 5। 2 से 1 कम क्या होता है, 1। बस अब आर्टिकल गिनना शुरू कर दो, यहां तक याद हो जाएगा। 12 13 ऑलरेडी हो चुका है, 12 13 को निकाल दो। ठीक है, अब काउंट करना शुरू करो। कहां से काउंट करोगे, 14 से काउंट करना शुरू करो। कैसे काउंट करोगे, 14 15 16 17 18। कितने हुए, 14 15 16 17 18, 18 हुए टोटल। सो 14 to 18। ठीक है, नेक्स्ट काउंट करो, 19 20 21 22। नेक्स्ट कितना काउंट करना है, 2 काउंट करना है। कितना काउंट करेंगे, 23 24। ध्यान से समझो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्या बताया, 12 13 को अलग से निकाल के रख दिया। 12 13 हो चुका है। 12 क्या था, स्टेट था। 12 क्या था, लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विल बी नल एंड वॉइड। 12 13 को निकाल के अलग कर दिया। अब मुझे 5 4 2 4 2 1, 4 2 4 2, 4 से 1 ज्यादा 5, 2 से 1 कम 1। अब मुझे काउंट करना है। 12 13 हो चुका, मैं 14 से काउंट करूंगी। 5 काउंट करना है, तो 14 15 16 17 18। नेक्स्ट 4 काउंट करना है, 19 20 21 22। 2 काउंट करना है, 23 24। फिर 4 काउंट करना है, कहां से करेंगे, 25 26 27 28। फिर 2 काउंट करना है, 29 30। फिर 1 काउंट करना है। लेकिन अब देखो एक चीज होगा, यहां पे मैं -31 लिखूंगी, -31। फिर वापस यहाँ पे 32। एक बार इसको देखो, कोई डाउट है तो बताओ, काउंटिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत है तो बताओ। काउंटिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, -31 उस पे आएंगे, क्या है वो, उस पे आएंगे। ठीक है, ओके। नाउ राइट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स। देखो, डे टू डे लाइफ में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर मान लो आपको 1 चॉकलेट दिया, आपके बहन को 2 चॉकलेट दिया, आपके भाई को 3 चॉकलेट दिया, कैसा लगेगा, है ना। तो सबसे जरूरी ये है कि इक्वालिटी हो, हाँ कि नहीं। बाकी सारी कहानी बाद में, बट सबसे जरूरी क्या है कि इक्वालिटी हो, बराबर तो मिले। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ लिखो, ई fill in the blanks, E 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 fill in the blanks। कोई दिक्कत। अब E पॉजिटिव, E नेगेटिव, E पॉजिटिव। ठीक, अब कैसे लिखे, बाकी आर्टिकल्स का क्या होगा, E के बाद आता है F, यानी कि इक्वालिटी जितना इंपॉर्टेंट है, अगर इक्वालिटी होगा तो चिड़िया उड़ेगी, फ्रीडम। X, E नेगेटिव, क्या, एक्सप्लॉयटेशन।
किस चीज का एक्सप्लॉयटेशन? कल्चर, रिलीजन, रिलीजन का एक्सप्लॉयटेशन। कोई हिंदू है तो उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन, कोई सिख है तो उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन, कोई मुसलमान है तो उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन। ई से सबसे पॉजिटिव वर्ड क्या सोच सकते हो? एडुकेशन। और लास्ट ये जो है ना 32, ये जो है ना 32, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कि हाँ, समझ में आ गया कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, फिर भी कुछ गलत हुआ तो कहां जाएंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही रेमेडी दे दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, क्या लिखा? ई पॉजिटिव फिल इन द ब्लैंक्स, ई नेगेटिव फिल इन द ब्लैंक्स, ई पॉजिटिव। इक्वालिटी, एफ फॉर फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, एडुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। क्योंकि एडुकेशन होगा तभी तो जाओगे, ये सब पता होगा तुमको। 14 से 18, आर्टिकल नंबर 14 से 18 इक्वालिटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 19 से 22 फ्रीडम के बारे में। 23, 24 एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। 25, 26 कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स। इधर राइट क्या होगा? इधर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन नहीं, कोई चाहेगा कि खुद ही एक्सप्लॉयटेशन करा ले, तो राइट टू कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स, कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स, right to education, then this is, or you can say educational rights, and last one is the constitutional remedy. ठीक है, दिस इज क्लियर? ये सबको क्लियर है? कैसे इसको याद रखेंगे? तो अब याद रख लो 31। पहले 31 भी इस लिस्ट में था, पहले इस लिस्ट में 31 भी था। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, 31 क्या था? ये था राइट टू प्रॉपर्टी। अब बताओ, राइट टू प्रॉपर्टी, अब मान लो राइट टू प्रॉपर्टी है आपके पास। अब पूरे इंडिया का जो गवर्नमेंट हो रखा है वो मान लो बीजेपी हो रखा है। ठीक है, और उसने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कराएंगे, तो वेस्ट बंगाल में आपका ये जो जमीन है वो जो है वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, गवर्नमेंट आपको इतना पैसा देगा या फिर दूसरे जगह पे जमीन दिलाएगा। मानेगा क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में कोई भी? कलेश हो जाएगा कि नहीं मेरा तो राइट टू प्रॉपर्टी है। मान लो किसी का राजस्थान का पूरा इतना सारा जमीन है राजस्थान में, ठीक है, उसने बोला राइट टू प्रॉपर्टी है, मेरा प्रॉपर्टी, मैं अपनी बेटी का शादी कर रही हूँ पाकिस्तान में और मैंने उसको दहेज में दे दिया। एक पाकिस्तानी इंसान ने जमीन खरीद लिया इधर, मेरा प्रॉपर्टी है, कश्मीरी पंडित, मैंने शादी करवाया है मान लो कहीं और मैंने उसकी ये जमीन उसको दे दिया। तो एक तरफ से तो हम एनिमी प्रॉपर्टीज को रोक रहे थे, जिन्ना हाउस, और दूसरी तरफ से हम दहेज में दिए जा रहे हैं। क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, राइट। और मान लो किसी ने बहुत सारा जमीन खरीद लिया, 5000 एकड़ जमीन खरीद लिया और सारा का सारा जमीन दे दिया, या तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। या फिर कोई महाराजा था किसी जगह का, तो वो बोलेगा मैं अपना जमीन क्यों छोड़ू जी, ये तो मेरा राइट टू प्रॉपर्टी है। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के 31 को रिपेल करके, क्या कहते हैं इसको हम? हटा के नहीं बोल के रिपेल करना बोलते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में। रिपेल करके इसको हमने रख दिया 300A में, आर्टिकल 300A, जो कि मात्र एक लीगल राइट है, लीगल राइट है, कानूनी हक है, फंडामेंटल राइट्स नहीं। यानी कि रिट्स इशू इस पे अब नहीं होएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें? ठीक, अब इसके अंदर से भी अगर आर्टिकल पूछे तो वो भी आपको याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? एक सिचुएशन दिमाग में याद करो कि एक कोर्ट है, दो तरफ दो लोग हैं, एक हिंदू है दूसरा मुसलमान है। ऐसा एक सिचुएशन दिमाग में सोचो। सोच लिया? सबसे पहले जज साहब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दोनों लोगों में वो लॉ को, कानून दोनों के लिए इक्वल है। सो नंबर 1 पॉइंट इज दैट इज आर्टिकल 14, जो सबसे पहला है,
देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिख लो, अगर सभी को याद नहीं करना चाहते हो, वैसे तो याद हो जाएगा, सिंपल है। तो कम से कम आपको 14, इधर 17, 18 याद रखना है, इधर 19, 21 याद रखना है, 23, 24 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 25, 28 ठीक है, 29, 30 ठीक है, 32। तो कम से कम इतना तो आपको, और इधर से एक जो डायरेक्टली तो नहीं है बट अलग से एक 21A, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, आप कैसे याद करेंगे? नंबर 1, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने दोनों बराबर, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। क्लियर है सबको? कटघरा है, दो तरफ जज है, इक्वेलिटी दोनों बराबर, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। नंबर 2, इक्वेलिटी मानने क्या समझ में नहीं आया? क्या नहीं कर सकते इसमें, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते? तो भाई साहब नंबर 15 हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोंगोलॉइड है, नॉर्थ ईस्टर्न्स आर अ बिट मोंगोलॉइड, South Indians are a bit Dravidian race. So on the basis of race, you cannot discriminate. On the basis of caste, general SC, ST, OBC, you cannot discriminate. है ना? और अगर डिस्क्रिमिनेशन किया किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, नॉर्मली देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा, कभी कभी इसका मिसयूज भी ओकेजनली एक दो बार हो जाता है। एक ऑफिसर है और उसके अंदर एक कोई, जो न्यूज में आया था, सम पर्सन हु इज फ्रॉम एसटी और एससी इज वर्किंग, तो उसने अपने ऑफिसर पे आरोप लगा दिया कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में सीधा डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 सुना है, न्यूज में आया था। कभी मेजोरिटी ऑफ द केसेस सच होते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, झूठ भी होता है, जैसे डाउरी केसेस। आजकल ज्यादातर क्या चल रहा है, झूठा डाउरी केसेस, बस लगा दिया कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया, प्रताड़ित उल्टा उसने किया होगा, है ना? तो मिसयूज भी जहां जहां यूज है वहां वहां मिसयूज भी कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, मेल है फीमेल है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, और प्लेस ऑफ बर्थ, तुम्हारा तो यहाँ बर्थ हुआ है, तुम्हारा तो यहाँ बर्थ हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ आप कहाँ रह रहे हो अभी, ये डायरेक्टली नहीं मेंशन्ड है। क्लियर है? 14 एंड 15 इज क्लियर। 16, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में इक्वालिटी बने रहना चाहिए। आया समझ में? 17 वेरी इंपॉर्टेंट, 17 प्राइम नंबर ना, वेरी इंपॉर्टेंट। एबॉलिशन यानी कि हटा देना, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या समझ में आया? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी माने बताओ, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? अनटचेबिलिटी इज अ सिन, अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम, अनटचेबिलिटी इज इनह्यूमन, है ना? पहले क्या होता था, बहुत पहले आज से, कि ये अछूत, ये सब होता था कि उसको साया भी पड़ेगा तो फिर भी रिलीजन खराब हो जाएगा, बट अभी नहीं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। एंड आई बिलीव दैट अभी पूरे इंडिया में कहीं पे प्रैक्टिस नहीं किया जाता है अनटचेबिलिटी। सो 17 एक ऐसा आर्टिकल है जो पूरी तरीके से आपका पूरे भारत में माना जाता है ना? 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले सुना था महाराजा समथिंग समथिंग राठौर और महारानी समथिंग समथिंग सूर्यवंशी समथिंग समथिंग। मतलब पहले एक बड़े नाम के सामने एक बड़ा सा टाइटल भी होता था, लॉर्ड माउंटबेटन, अभी आपने अपने नाम के सामने लगा दिया लॉर्ड दीपांशु, महाराजा मनु कुमार, सम्राट मुकुल भरद्वाज। कर सकते हो? पॉसिबल? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हाँ, नाम ही रख सकते हो, नाम ही है ये,
नाम फर्स्ट नेम महाराजा, लेकिन टाइटल में मिस्टर, मिसेस, मिस, दैट्स इट, राइट? एबॉलिशन ऑफ टाइटल, एक्सेप्शन है क्या कहीं पे? कोई एक्सेप्शन? डॉक्टर है ना, डॉक्टर सागर कुमार, तो एक्सेप्शंस। एकेडमिक टाइटल्स लगा सकते हो, कर्नल, मिलिट्री टाइटल्स लगा सकते हो, ठीक है? क्या आपको एक चीज समझ में आया कि आपको इक्वेलिटी के सारे आर्टिकल्स याद हो गए? 14, 15, 16, 17, 18, आई होप याद हो गए हो। अब नाम के सामने तुमने यार डॉक्टर वॉक्टर लगा दिया, अब बड़े लोग, बड़ी बातें, फ्रीडम ऑफ स्पीच, 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि प्रेस में जो भी आप छापते हो न्यूज़पेपर वगैरह का, ये सब किधर आता है? न्यूज़पेपर इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और वो भी आपका किस में आता है? वो भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 में ही आता है। मतलब क्या कुछ भी कहोगे? तुम चोर हो, कुछ भी कहोगे? कह सकते हो कुछ भी, जेल में मानहानि। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैव सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस यानी कि क्या? किसी भी चीज में रुको, ठहरो, रेस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ भी बोला तो बोला चुप, नहीं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में अच्छा पूछो जो पूछना है क्वेश्चंस, लेकिन फिर जब क्वेश्चन में काफी समय वेस्ट हो जाता है, अच्छा रुको ठहरो, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस यानी कि बोलो, तुम्हें हक है, बट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है? क्लियर है? 21, वेरी इंपॉर्टेंट, 21, सांस ले रहे हो, राइट टू लाइफ। और सिर्फ सांस लेना ही जीना नहीं होता है, राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी। सिर्फ सांस लेना ही जीना नहीं होता है, राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी, यानी कि मेरा मर्जी मैं तो करूंगी, लिबर्टी है, राइट? राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी, ठीक है? तो इसीलिए आप इंडिया के अंदर किसी को भी ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते हो। इंडिया के अंदर आप किसी को भी, अरे तेरी औकात ही क्या है, तू क्या है, तू तो कुछ नहीं है ना, यू कांट, तू तो मेरे पैसों पे खा रहा है, नहीं, यू कांट डू दैट, नहीं कर सकते हो। सिर्फ राइट टू सिर्फ सांस लेके वो जिंदा नहीं है, सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है, विथ लिबर्टी, वो भी एक इंसान है, उसका भी कुछ एक, हम लोग कहते हैं ना कि हर किसी का खुद का एक मर्यादा होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है लिबर्टी, ठीक है? कोई आपका फोन, व्हाट्सएप, जीमेल हमेशा चेक करता रहता है, मतलब तुम्हारी लिबर्टी खत्म हो गई है जिंदगी में, दैट इज द राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी, ठीक है? अच्छा, अब इसके आगे के आर्टिकल्स कल बताएंगे, फिलहाल एक सिर्फ स्टोरी याद रखना, कल नहीं मंडे बताएंगे, फिलहाल एक सिर्फ स्टोरी याद रखना कि 21 साल का ये जो बच्चा था, इसका सारा राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी खत्म हो गया, इसकी हो गई शादी। क्या हो गया 21 ईयर्स में? राइट टू लाइफ, क्या हो गया? शादी, ठीक है? 1 साल ये जेल की तरह रहा, 22, 21 साल में शादी हुआ, नंबर को ध्यान से सुनना, गलत हो जाएगा नहीं तो। 21 साल में इसका शादी हुआ, राइट टू लाइफ में इसका सवाल आ गया कि ऐसे जीना भी कोई जीना है, ठीक है? 22 साल, ये 1 साल मुश्किल से डिटेंशन समझ के रह लिया। क्या समझ के रह लिया? डिटेंशन, अरे यार जिंदगी कैद बन गई है, डिटेंशन समझ के रह लिया, ठीक है? क्लियर है? 23 साल में, ये बहुत खराब आदमी का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है? 23 साल में इसने एक इंसान को उठा के बेच दिया, इसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाना, इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 1 साल बाद 22 साल किसी तरीके से रह लिया 23 साल में, लेकिन 24 साल में अब ये कमाएगा किससे? 24 साल में इसने अपने बच्चे से, किससे? चाइल्ड से लेबर कराना शुरू कर दिया। 21 साल में क्या हुआ? राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी। 22 साल में इसने डिटेंशन समझ के रह लिया, 23 साल इसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया,
और 24 साल अपने ही बच्चे से चाइल्ड लेबर कराया। ये याद रहेगा? कोई दिक्कत है? अनजाने में तुम 24 तक पहुंच गए। क्लियर है? ठीक है, तो इसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप रिवाइज कर सकते हो कि रिट्स कितने टाइप के हैं, 5 टाइप्स के। ओके, सो यू कैन रिवाइज दैट, और यहां से हम शुरू करेंगे मंडे के क्लास में। ओके एवरीवन, और तब तक मैंने आपको बताया था वेबसाइट से कैसे आंसर करना है, sscadda.com से क्वेश्चंस में जाके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बताया था, याद है? 500 क्वेश्चंस का बैंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, पॉलिटी टॉपिक सिलेक्ट कर लो, या फिर रेंडमली आप टॉपिक देख के समझ जाओगे कि ये पॉलिटी के क्वेश्चंस है, तो उनको करना शुरू कर दो। ठीक है, चलो, सो आई विल सी यू गाइस ऑन मंडे। ठीक है, इवनिंग की क्लास होगी, हाँ ठीक है। ओके, एक बार और क्या, अच्छा 21 साल में उसका राइट टू लाइफ चला गया, जिंदगी बर्बाद हो गई, वैसा हो गया। 22 साल में 1 साल मुश्किल से रह लिया वो, ठीक है, कि डिटेंशन समझ के, क्या समझ के, डिटेंशन अरेस्ट समझ के रह लिया। 23 साल में किसी को उठा के बेच दिया, वाइफ को उठा के बेच दिया, और 24 साल में बच्चे से ही काम करवाया। सो 21 इज राइट टू लाइफ, 22 इज अरेस्ट एंड डिटेंशन, 23 इज योर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड 24 इज योर चाइल्ड लेबर। ठीक है, क्वेश्चंस sscadda.com में मिलेगा, वहां पे सर्च करो। ठीक है, या फिर बैंकर्स अड्डा से भी क्वेश्चंस में जाओगे तो वहां पे भी जीए क्वेश्चंस आपको दिखाई देगा। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय।